एक सुंदर और घने जंगल के बीचों बीच रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपने दो नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक सुखद जीवन जीती थी। उनके पास एक बहुत ही भोली और दूध देने वाली सफेद गाय थी। टुन्नू रोज सुबह उठकर गाय की सेवा करता, उसका ताजा और शुद्ध दूध निकालता और फिर उसे लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी पर रखकर बाजार ले जाता। जंगल के सभी पक्षी टुन्नू के दूध के दीवाने थे, क्योंकि उसमें कभी भी मिलावट नहीं होती थी। भाई और बहनों, ताजा, गाढ़ा और सेहतमंद दूध ले लो, एकदम शुद्ध, जैसा प्रकृति ने दिया है। टुन्नू भाई, तुम्हारे दूध की तो बात ही कुछ और है। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर तुम्हारा दूध पीकर अब मैं फिर से उड़ने के लिए तैयार हूँ। सही कहा मिट्टू भाई। टुन्नू, तुम कल 2 बाल्टी दूध मेरे घर पहुंचा देना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जरूर मैना जी, आप निश्चिंत रहें, शुद्धता मेरी पहचान है। एक शाम जब टुन्नू घर लौटा तो रीमा बहुत उत्साहित थी। उसके भाई की शादी का न्योता आया था, जो दूसरे गांव में थी। टुन्नू जी सुनिए, मेरे भाई की शादी है और हमें पूरे परिवार के साथ जाना होगा। कुक्कू और चुटकी भी अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ पापा, मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ और मीठे फल हैं। और मुझे नई ड्रेस भी पहननी है। लेकिन रीमा, हमारी गाय और इन पक्षियों का क्या होगा, जो रोज मेरे दूध पर निर्भर हैं? अगर हम चले गए तो जंगल के बच्चों को दूध कौन देगा? क्यों न हम किसी भरोसेमंद साथी को कुछ दिनों के लिए काम पर रख लें, हम उसे पैसे दे देंगे। अगले दिन टुन्नू ने कालू कौवे को बुलाया, जो उन दिनों खाली बैठा था। कालू भाई, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम बस मेरी गाय का ध्यान रखना और दूध निकालकर पक्षियों को सही दाम में बेच देना। याद रखना, मिलावट कभी मत करना। अरे टुन्नू भाई, तुम तो मुझे पराया समझ रहे हो। तुम जाओ और शादी का आनंद लो, मैं सब संभाल लूंगा। टुन्नू और रीमा के जाते ही कालू ने काम शुरू किया। पहले दिन उसने ईमानदारी से दूध बेचा, लेकिन शाम को जब उसने पैसों की थैली देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ओह, सिर्फ 1 बाल्टी दूध के इतने पैसे? अगर मैं इस दूध को दुगना कर दूं तो मेरी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। टुन्नू तो मूर्ख है जो सिर्फ शुद्ध दूध बेचता है। जंगल की नदी में पानी की कमी तो है नहीं। अगले दिन कालू ने एक बाल्टी दूध में एक पूरी बाल्टी नदी का पानी मिला दिया। अब उसके पास 2 बाल्टी दूध था। दूध ले लो, ताजा दूध। उस दिन कालू की बहुत कमाई हो गई। वह जल्दी ही घर चला गया। कालू, तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और ये नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो कोई जमा पूंजी नहीं थी। चुप रहो गोरी, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये मेरी अकल का कमाल है। अब हम इस टूटे हुए घोंसले में नहीं, बल्कि एक पक्के और आलीशान घर में रहेंगे। कालू ने कुछ ही दिनों में एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया, लेकिन जंगल के पक्षियों को दूध का स्वाद कुछ बदला बदला सा लगने लगा। मिट्टू भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है? कल तो मेरी चाय बिल्कुल पानी जैसी लग रही थी। हाँ भाई, मुझे भी शक है। कालू कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। टुन्नू के समय ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सुबह मिट्टू तोते ने कालू का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि कालू गाय को लेकर नदी के किनारे गया है। 1 बाल्टी दूध, 1 बाल्टी पानी। कालू की तो बन गई राजा वाली कहानी। जैसे ही कालू ने नदी से पानी भरकर दूध की बाल्टी में डाला, मिट्टू तोता पेड़ के पीछे से चिल्लाया, चोर, धोखेबाज, पकड़े गए कालू भाई। मिट्टू, तुम यहाँ? देखो भाई, मैं तो बस बाल्टी साफ कर रहा था। लेकिन तब तक मिट्टू ने शोर मचाकर पूरे जंगल के पक्षियों को बुला लिया था। देखो इस नीच कौवे को, हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हमारे ही पैसों से महल खड़ा कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा मिलावट करने की सोच भी ना सके। सभी पक्षी गुस्से में कालू पर टूट पड़े। उन्होंने उसे चोंचों से मार मार कर जंगल से बाहर खदेड़ दिया। कालू का आलीशान घर भी पक्षियों ने ढा दिया। अगले ही दिन टुन्नू, रीमा और बच्चे वापस लौटे। उन्होंने देखा कि गाय उदास थी और कालू का कहीं अता पता नहीं था। मिट्टू तोते ने सारी आपबीती सुनाई। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने एक गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि लालच किसी को इतना गिरा सकता है। हमें खुशी है कि आप सब सुरक्षित हैं। अब से हम खुद ही सब संभालेंगे। पापा,
क्या अब हम फिर से सबको असली दूध देंगे? हाँ बेटा, और आज सबको दूध मुफ्त मिलेगा ताकि इस कड़वाहट को दूर किया जा सके। जंगल में एक बार फिर टुन्नू की आवाज गूंजने लगी। विश्वास बहाल हो चुका था। टुन्नू ने अपनी मेहनत से व्यापार को और बढ़ाया और इस बार उसने और एक गाय ली और अपनी गाय के लिए एक सुंदर और सुरक्षित तबेला भी बनाया। जंगल के पक्षियों ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि बेईमानी का महल एक न एक दिन ढह ही जाता है। घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर टुन्नू चिड़ा अपने बीमार पिता के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। गरीबी की मार ऐसी थी कि टुन्नू के पास पिता की दवा के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अचानक उसे अपने पुराने दोस्त कालू कौवे की याद आई। वह उड़कर कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, पिताजी की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए, मैं सब लौटा दूंगा। अरे पागल, तू पैसे की बात करता है? तू तो मेरा भाई है। चल अभी हकीम के पास चलते हैं। कालू और टुन्नू दवा लेकर तेजी से घोंसले की ओर उड़े, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वे पहुंचे तो टुन्नू के पिता की सांसें थम चुकी थीं। अगर मेरे पास वक्त पर पैसे होते तो आज मेरे सिर पर पिता का हाथ होता। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ कालू। समय बीता। टुन्नू और कालू दोनों की शादियां हो गईं। टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया बहुत ही नेक दिल थी, लेकिन कालू की पत्नी गौरी कौवी बहुत लालची और ईर्ष्यालु थी। गौरी ने कालू के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी, उस भिखारी टुन्नू से दूर रहा करो। अपनी जात देखो और उसकी औकात देखो। आज के बाद वो हमारे घर की दहलीज ना लांघ पाए। गौरी के जहर ने दो जिगरी दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अब टुन्नू मजदूरी करने लगा। वह सारा दिन तपती धूप में ईंटें ढोता और भारी ठेले खींचता। जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतना काम करने के बाद भी हम भूखे पेट सो रहे हैं। हमें कुछ अपना काम करना होगा। पर रीमा, मेरे पास हुनर क्या है? मैं तो बस पसीना बहाना जानता हूँ। आप भूल रहे हैं, मेरे हाथ की खिचड़ी सबको पसंद आती है। क्यों ना हम एक छोटा सा खिचड़ी का ठेला लगा ले? अगले ही दिन टुन्नू और रीमा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगाया। महक इतनी लाजवाब थी कि पहला ग्राहक कबूतर चाचा खिंचे चले आए। वाह रीमा बेटी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पूरे जंगल में नहीं खाई। ये लो अपनी पहली कमाई। धीरे धीरे टुन्नू की खिचड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। देखते ही देखते छोटा सा ठेला एक आलीशान जंगल ढाबा में बदल गया। अब टुन्नू अमीर हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ कालू और गौरी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। तालू, देखो उस चिड़े के ठाट बाट। कल तक हमारे पैरों में गिरता था। तुम्हें उसके ढाबे पर काम मांगना होगा और मौका पाकर उसकी बरकत में जहर घोलना होगा। कालू शर्मिंदा था, पर अपनी पत्नी के दबाव में वह टुन्नू के पास गया। भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी हालत बहुत खराब है। क्या मुझे काम दोगे? जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने सालों बाद अचानक? नहीं रीमा, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। कालू काम करने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, कालू ने गौरी के दिए हुए दस्त वाली दवाई खिचड़ी के बड़े पतीले में मिला दिए। अगले दिन जिसने भी खिचड़ी खाई वह बीमार पड़ गया। ओए माँ, मेरा पेट फटा जा रहा है। टुन्नू ने हमें जहर खिला दिया। अगले दिन पूरा जंगल टुन्नू के ढाबे पर इकट्ठा हो गया। सब गुस्से में चिल्ला रहे थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहां आया। रुको, टुन्नू निर्दोष है। कल रात मैंने कालू को शहर के किनारे से दवा लाते देखा था। मैंने सोचा किसी हकीम की दवा होगी, पर ये तो साजिश थी। कालू के पैर कांपने लगे। टुन्नू की आंखों में आंसू थे। कालू, क्या ये सच है? मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी मेहनत में जहर मिला दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मैं गौरी के बहकावे में आ गया था। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। जंगल के पक्षी कालू को सजा देना चाहते थे, लेकिन टुन्नू का दिल बहुत बड़ा था। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से खत्म किया जाता है। कालू, तुमने गलत किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू ने कालू को माफ कर दिया। उसने कालू को सुधारने का मौका दिया। उसने ढाबे के पास ही कालू के लिए गोभी मंचूरियन का एक नया ठेला लगवा दिया।
अब ईमानदारी से मेहनत कर कालू। गोरी भाभी को भी समझाना कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो किसी को गिराने में नहीं। अब कालू और टुन्नू फिर से साथ थे। गौरी ने भी अपनी गलती मानी और रीमा के साथ मिलकर काम करने लगी। जंगल का वह ढाबा अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अटूट दोस्ती की मिसाल के लिए जाना जाता था। कुछ समय बाद टुन्नू और रीमा के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं जब रीमा ने 2 नन्हे और सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिससे उनका पूरा परिवार और जंगल का वह ढाबा चहक